प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 23 मार्च रविवार को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया। जी हाँ, आज संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी। कल तक ये कहा जा रहा था कि कल हुजूर जी सत्संग फरमा सकते हैं, लेकिन आज बाबा जी ने सत्संग फरमाया और आज सत्संग में बाड़ी तीसरी बादशाही गुरु अमरदास जी महाराज की हार की पूजा दुर्लभ है, संतों कहना कुछ न जाई। आज बाबा जी स्टेज पर 9:20 पर आ गए थे और जब बाबा जी और हुजूर जी आए तो शब्द बड़ा ही प्यारा चल रहा था। उनके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग स्टार्ट किया। आज लगभग बाबा जी ने डेरा व्यास में 1 घंटा 5 मिनट सत्संग फरमाया। सत्संग की शुरुआत में आप जी ने फरमाया कि यह गुरु घर की वाड़ी है और यहाँ पर हमें तीसरी पातशाही उस मालिक के सही साधन और उस तक कैसे पहुँचना है, इसके बारे में बताया और बताया कि उस कुल मालिक उस रास्ते के बारे में बता रहे हैं। बाबा जी ने फरमाया कि हम उस मालिक की भक्ति तो करना चाहते हैं, उससे मिलाप भी करना चाहते हैं, लेकिन हमें असल में सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। आप जी ने गुरुवाड़ी की तुक फरमाते हुए कहा कि आप सब किछ घर में किछ बाहर, कुछ नहीं तो बाहर ढूंढे सो परस बुलाई। आप जी कहते हैं कि वह परमात्मा हमारे अंदर है, वह कहीं बाहर नहीं है, पर हम उसे बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि वो हमें बाहर कभी हासिल हो ही नहीं सकता है। अगर यह हमें हासिल होता तो हम हमारे अंदर से में ही होगा, बाहर से आज तक किसी को हासिल नहीं हुआ है, ना होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, जो परमात्मा को बाहर ढूंढता है वह भ्रमों में पड़ा हुआ है। जैसे हमें गुरुवाड़ी कहती है कि सब कुछ घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर ही है। ढूंढे सो परस बुलाई। मालिक की तरफ जाने वाला रास्ता तो हमारे अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। मालिक ने हमें तो बख्शना था, वह बख्श दिया है। अब हमें अपने अंदर में पहचान करने की ज़रूरत है। हमें अब हासिल होना है, वह अपने अंतर में होना है। फिर हमें संगत से इस तरफ इशारा किया गया कि हमें किसकी भांति करनी है और सत्संग में फरमाया गया कि तिस की आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाया। बाबा जी ने कहा कि यूँ तो सारी दुनिया अपने मन के अधीन होकर पूजा पाठ करती है। कोई देवी की पूजा करता है तो कोई देवता की, इसी तरह कोई किसी की पूजा करता है तो कोई किसी की पूजा करता है, लेकिन हमें केवल भक्ति उस मालिक की करनी है, उस अकाल पुरख की करनी है, जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। और आगे फरमाते हुए कहते हैं, बाबा जी ने अपने वचनों से स्पष्ट कर दिया, एक न एक दिन तो यह होना ही है, घबराने की क्या ज़रूरत है। उसके शब्दों से संगत को गहरे विचार में डाल दिया है। आइए अब सुनते हैं कुछ सवाल जवाब और प्रश्न। इस एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, बहुत ही जगहों से सुनने में आ रहा है कि आप आगे सत्संग नहीं फरमाएंगे। कहा जा रहा है कि अप्रैल से बहुत से बदलाव होने वाले हैं और मार्च के बाद आप सत्संग नहीं करेंगे, क्या ये सच है? अब बाबा जी ने इस सवाल का क्या उत्तर दिया, जानने के लिए आगे सुनते हैं। क्या आपसे हुजूर जी सत्संग की सेवा संभालेंगे? इस पर बाबा जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, बेटा, यह तो एक न एक दिन होना ही था। दुनिया में जो भी आता है वह एक उदाहरण बनकर जाता है, चाहे बड़े महाराज जी हों, हुजूर जी महाराज जी हों या फिर सरदार बहादुर जी, सभी यहाँ आकर हमें सिखाकर चले गए। संत महापुरुष हमारे दरमियान आते रहे हैं और आते रहेंगे। परिवर्तन तो ये सृष्टि का नियम है, इसलिए हमें इसे दिल में नहीं लगाना चाहिए। बदलाव तो हर जगह होते ही हैं, इसे सहज भाव से स्वीकारना ही समझदारी है। आज हम परमार्थ के मार्ग पर हैं, इसलिए हमें अपने
तक बदलाव की चिंता करनी चाहिए। हमारे अंदर का यह बदलाव तो भजन सिमरन से ही आएगा। इस सवाल के जवाब में बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया कि आगे क्या होने वाला है। उनकी इस बात से संगत को भावुक कर दिया है। बोले, हमारा काम है हुक्म में हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना और उस पर ध्यान देना। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे चाचा से शर्त लगाई थी कि अगर आज मेरी पर्ची निकली तो मुझे ₹1 देंगे। कृपया से मेरी पर्ची सच में निकल गई। अब मेरे चाचा मुझे ₹1000 देंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन पैसों का क्या करूं। आप ही बताइए, इन हज़ारों रुपयों का क्या करूं। इस पर बाबा जी मुस्कुराते हुए कहे, बेटा, इन रुपयों से किसी सोहनी कुड़ी को खाने को ले जा। एक साथ में बैठे बाबू हुजूर जी बहुत हंसे और संगत भी खूब हंसी। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो, हमेशा मेरे साथ रहना। इस पर बाबा जी ने प्यार से और मजाकिया अंदाज में उस लड़की को समझाया कि बेटी, तू शादी कर लो। जीवन में एक साथी होना बहुत ज़रूरी है। फिर जीवन साथी का दिमाग खाया करना। यह सुनकर संगत जोर से हंस पड़ी। तभी वह लड़की बोली, बाबा जी, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। इस पर बाबा जी मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा, फिर तू मेरा फ्यूचर बता। लड़की हंसते हुए बोली, बाबा जी, आपके सामने तो मैं अपना फ्यूचर भी भूल गई हूँ। भला आपका फ्यूचर कैसे बता सकती हूँ। यह सुनकर पूरी संगत ठहाके लगाने लगी। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, सेवा का असली मतलब क्या है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, असल सेवा का मतलब भजन सिमरन करना। सेवा का अर्थ है दूसरों को बिना स्वार्थ के देना। सेवा में सिर्फ सिखाया जाता है। तभी सभी भाई ने कहा, बाबा जी, मेरा सेवा भी उतनी ज़रूरी है जितना भजन सिमरन। इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सेवा ही भजन सिमरन है। माँ तो शुरू से ही बाकी ही बना बैठा है। माहौल बनाने के लिए बाहरी सेवा दी जाती है ताकि मन में नम्रता आए और हम अपनी असल सेवा भजन सिमरन निभा सकें। फिर वही भाई बोला, मेरे और मेरे परिवार पर कृपया बनाए रखना। इस पर बाबा जी मुस्कुराकर सहमति में सर हिला दिए और बहुत ही प्यारी सी एक साखी सुनाई। ये साखी है किशनगंज नाम के छोटे से गांव की, जहाँ बिरजू नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। बिरजू की मालिया हालत बहुत ही ख़राब थी। वह गांव के बड़े बड़े ज़मींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। बिरजू कभी किसी के खेत में काम करता था तो कभी कभी किसी के घर जाकर साफ सफाई का काम भी करता था ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। बिरजू इतनी मेहनत करता था कि पर फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वह अपने और अपने पत्नी के लिए अच्छे से 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी मालिया हालत और ख़राब होती गई। इसी बीच बिरजू अपनी पत्नी से बोलता है कि गौरी, मुझे माफ़ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसे क्यों बोलते हो। मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं गौरी, मुझे नहीं लग रहा है। मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ तुम्हें भी पीस कर रख दिया है। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो। आप जितना भी परेशान हो रहे हो हम उससे भी गुजारा कर लेंगे। आपको इतनी चिंता हो रही है तो अब हम दोनों मेहनत करेंगे। आपके साथ साथ मैं भी आस पड़ोस उसके लोगों के यहाँ छोटे मोटे कोई काम कर लेती हूँ। नहीं गौरी, मैं तुम्हें पहले ही बहुत परेशान कर चुका हूँ। अब तुम किसी और के यहाँ काम ना करो या मैं नहीं देख पाऊँगा। तो आप सब चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिएगा। पर मैं भी क्या करूँ, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूँ, मुझे मेरे मेहनत का हिसाब से यहाँ कोई मजदूरी नहीं देता है। अब तो पहले की तरह काम भी नहीं मिल पाता। गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि अब शहर जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन हमें सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। शहर में मेहनत करूँगा तो कम से कम
पैसे तो ज़्यादा मिलेंगे। अगर शहर चले जाएंगे तो यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? आपके बिना यहाँ मेरा कोई नहीं है। मैं समझता हूँ गौरी, पर कुछ ही समय की बात है। मुझे जैसी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं वहाँ 1-2 साल कमा कर कुछ पैसे बचा लूँगा। फिर उन पैसों से यहाँ गांव में कोई दुकान खोल लूँगा ताकि तुम्हारे साथ रह सकूँ। नहीं जी, मुझे ज़्यादा पैसे की लालच नहीं। अभी मैं जिस हाल में हूँ उसी में खुश हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ गौरी, लेकिन हमारी हालत देखकर मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगर आपको यही सही लगता है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज आपका सामान बांध देती हूँ, आप कल चले जाना। अगले दिन बिरजू अपने सामान की बैग लेकर शहर की ओर चल पड़ा। पूरे दिन चलने के बाद आखिरकार बिरजू शहर में पहुंच जाता है। जिस शहर में बिरजू काम की तलाश में गया था, वह शहर उसके लिए बिल्कुल अनजान था। उस शहर में बिरजू का ना तो कोई मित्र था और ना कोई सखा संबंधी। अब यहाँ आ गए हूँ, पर काम ढूंढने से पहले सर छिपाने की कोई जगह भी ढूंढ लेता हूँ, ताकि आज रात तो कहीं ही रह सकूँ। फिर बिरजू सबसे पहले आसपास दिख रहे होटलों में जाकर वहाँ रहने के लिए बात करने जाता है, पर वहाँ से हताश होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि बिरजू के पास इतने पैसे नहीं होते वह वहाँ का किराया दे सके। बाप रे बाप, इतना किराया एक रात रुकने का! इतने में तो मैं पूरे महीने का राशन खरीद लूँ। घर का आखिर का होटल के चक्कर मार मार कर परेशान हो गया। एक काम करता हूँ, इन होटलों में रहने से अच्छा किसी भाई के यहाँ रुक जाता हूँ। कम से कम मेरे कुछ पैसे तो बच जाएंगे। फिर बिरजू वहाँ से आस पास के दिए रहे घरों में जाकर रहने के लिए बात करने जाता है। बिरजू जब एक घर के पास पहुँचा तो वहाँ पहले से उस घर का मालिक 12 बिस्तर लगाकर बैठा था। भाई ने बहुत दूर गांव से आया हूँ, मैं अब शाम होने वाली है, मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ? बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए तो नहीं आए हो? अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। बिरजू को उस व्यक्ति की बातें बहुत बुरी लगीं, पर वह उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर चलते चलते वह एक दूसरे घर के पास पहुँच जाता है, जहाँ एक महिला बैठी होती है। बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ, काम की तलाश में। घर पर कुछ ही देर में रात हो जाएगी, तो आज रात को रुकने के लिए मैं जगह तलाश रहा हूँ। क्या मैं आपके यहाँ आज रात रुक सकता हूँ? क्या भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर मेरे घर में केवल मैं और मेरी बेटी रहते हैं, तो मैं ऐसे ही किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बिरजू वहाँ से भी निराश होकर अपने लिए दूसरे घर की तलाश में निकल गया। बिरजू कई घरों में जाता, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने के लिए मना कर देता। यह सब देखकर बिरजू बहुत निराश हो जाता है। फिर सोचने लगता है कि इस शहर में तो कोई भी मुझे अपने घर में ठहरने के लिए नहीं तैयार होगा। अब मैं रात में कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब इस शहर में मुझे रुकने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा, तो मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? बिरजू यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पास वाली एक झोपड़ी पर पड़ी। बिरजू फौरन उस घर के पास चला जाता है। बिरजू जब उस घर के पास पहुंचता है तो देखा अंदर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। बिरजू उन्हें आवाज़ लगा रहा था, अम्मा क्या है, आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बिरजू की आवाज़ सुनकर बूढ़ी अम्मा बाहर आ जाती हैं। अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, पर कोई मुझे अपने घर में ठहरने के लिए तैयार नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है, कृपया करके आप मुझे अपने घर से रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है, और एक माँ अपने बेटे को घर से बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो आओ, अंदर आ जाओ। बिरजू उस बूढ़ी अम्मा के साथ घर में चला जाता है। फिर वह अम्मा बिरजू से कहती है, बेटा तुम इसे अपना ही घर समझो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अम्मा, इस घर में आप अकेले रहते हो क्या?
आपके परिवार में बाकी लोग आपके साथ नहीं रहते क्या बेटा? मेरे परिवार में कोई नहीं। मेरी पति को कई साल पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके हैं और एक लड़का था, वह भी विदेश जाकर रहता है। वह घर में अकेली रहती हूँ। माँ, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं रहेंगी। अब मैं आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है। देखे उन्हें से भी लग रहा है। इस शहर में बहुत होशियारी से रहना। यहाँ बहुत ठग रहते हैं। ये नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। ठीक है अम्मा, मैं ध्यान रखूँगा, आप परेशान मत होइए। बेटा, वैसे तुमने कोई काम देखा या नहीं देखा? अम्मा, मैं कल शहर में नौकरी ढूंढने जाऊँगा और हो सकेगा तो आपके घर के आसपास ही किराया पर घर लूँगा ताकि आपके आसपास रहकर अपनी देखभाल कर सकूँ। नहीं बेटा, तुम्हें किराए पर दूसरा घर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो, क्योंकि तुम रहोगे तो कम से कम मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बेटा मेरे पास है। हाँ अम्मा, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मैं एक शर्त पर आपके घर में रहूँगा। जो किराया किसी और से देने वाला था मैं आपको दूंगा। बेटा चलो फिर ठीक है। क्या है? बिरजू अम्मा के साथ उसके घर रुक जाता है और आज की रात वो उसके यहाँ खाना वगैरह खाकर सो जाता है। अगली सुबह सुबह बिरजू काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ के गोदाम में काम मिल जाता है। बिरजू कभी भी सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता था और वह हर काम को लगन और ईमानदारी से करता था। बिरजू के पास प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ बिरजू से बहुत खुश रहते थे। बिरजू को इतनी मेहनत करते देखकर सेठ बिरजू की पगार भी बढ़ा देते थे। बिरजू अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने की उसे ज़रूरत होती थी। बाकी बचे हुए पैसे को एक छोटी सी थैली में बचत किया करता था। शहर में काम करते करते बिरजू को अब कुछ दिन बीत गए थे। ऐसे ही एक दिन बिरजू अम्मा के घर के बाहर बैठे बैठे सोचता है कि मैं अब पैसे जमा कर लूँगा, तब मैं पूरे पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाऊँगा। फिर गांव में कोई अच्छी सी दुकान खोल लूँगा ताकि गांव में अपनी पत्नी के पास रह सकूँ। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत गए। बिरजू बहुत मेहनत करता और थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर लेता। एक गरीब आदमी के लिए लाखों रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। इसलिए बिरजू अम्मा से कहता, अम्मा अब मैं पास पूरे 1 लाख रुपए हो गए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है और अब किसी कारण से यह रुपए कहीं खो गए तो या फिर किसी ने छीन लिए तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफ़ी होगी और इस घर में पैसे छुपा कर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसे छुपाते देख ले और बाद में मुझे चुरा कर ले जाए, तो फिर मुझे तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी के घर पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत ही बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस शहर में। इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा तू इतनी जल्दी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। अम्मा, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तू इस काम कर, तू शहर में मशहूर जमींदार गिरिधर लाल के पास चले जा और अपने पैसे तू उनके पास रख दे। जब तुझे घर जाना होगा तो तू उनसे गिरधर लाल से वापस ले लेना। लेकिन अम्मा, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता कल का समय वह पैसे देने से मना कर दे। तो बेटा, गिरधर लाल बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। तो बेफिक्र होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। अम्मा की बात मानकर बिरजू ने अपने 1 लाख रुपए गिरधर लाल के पास पहुंचा जाता है। जमींदार अपने सामने नए आदमी को देखकर बोला, कौन हो भाई तुम, और यहाँ क्या करने आए हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। जमींदार साहब, मेरा नाम बिरजू है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव में यहाँ कमाने आया था। मैंने कई साल मेहनत करके अपने पास 1 लाख रुपए जमा किए हैं और आप तो जानते हो कि शहर का माहौल ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपने पूरे पैसे आपके पास अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। मैंने सुना है कि पूरे शहर में बस आप ही हो जिस पर मेरे लिए सुरक्षित हो। जब तक मैं इस शहर में रहूँगा और काम करूँगा तब तक मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। मेहरबानी करके आप इन पैसों को अपने पास रख लीजिए।
गिरधर लाल ने जल्दी से पैसों की थैली अपने पास ले ली और फिर वह बिरजू से बोला, नहीं, सही कहा बिरजू भाई, तुम्हें अपने पैसे रखने के लिए इससे और बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बिना किसी चिंता के अपने घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन चाहे अपने पैसे वापस ले जाना। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर बिरजू भी बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। फिर कुछ समय बीत जाता है। देखते ही देखते 1 साल निकल गया। बिरजू अपने काम में मन लगाकर काम कर रहा था और ऐसे ही एक एक दिन बिरजू जब पलंग पर बैठता था तभी उसे उसकी पत्नी गौरी की याद आती थी। तब बहुत समय हो गया था। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए थे। अब तो मुझे गौरी के पास जाना ही होगा। अब जब बिरजू अपनी पत्नी के पास जाने के लिए निश्चय करता है तो वह सबसे पहले अम्मा को सारी बात बताने चला जाता है। अम्मा, अब बहुत समय बीत गया है, मैं सोच रहा हूँ गौरी के पास चला जाऊँ। मैं उसे कहकर आया था 1-2 साल में आ जाऊँगा, पर अब मुझे यहाँ कमाते कमाते कई साल हो गए हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। फिर क्या था। बिरजू अपने घर जाने को तैयारी करने के लिए लगा। जमींदार के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। जमींदार, साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने आया हूं। कृपया करके आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। जमींदार बिरजू को गौर से देखकर बोला, तुम किस पैसे की बात कर रहे हो भाई? तुमने कब पैसे दिए मुझे? जमींदार की यह बात सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं। साहब, मैंने कुछ समय पहले ही तो आपको 1 लाख रुपए अमानत के तौर पर दिए थे। अरे, इतनी बड़ी रकम जो तुम्हारे 7 पीढ़ियों ने भी नहीं देखी होगी। वैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए इतने पैसे? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे? साहब, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, पर लोग कहते हैं कि आप ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे आपको दे दिए थे। बिरजू को अपने 1 लाख रुपए की याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज़मींदार बिरजू की एक बात नहीं सुनता। ज़मींदार अपने नौकरों को बुलाता और फिर अपने नौकरों से कहता है कि यह कोई बहरूपिया है और झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहता है। इसे मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। याद रहे, दोबारा घर में घुसना नहीं चाहिए। आखिरकार जमींदार के नौकर बिरजू को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। जमींदार के घर के बाहर जाने के बाद बिरजू सोचता है, अब मैं क्या करूँगा? जमींदार ने तो मेरी मेहनत की कमाई हड़प ली। मेरे पास उसके खिलाफ कोई प्रमाण भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कमज़ोर और लाचार बिरजू रोते हुए बूढ़ी अम्मा के घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ी अम्मा के घर की तरफ जाते हुए बिरजू फिर से वही बात दोहरा आने लगा। हे भगवान, सालों की मेहनत, मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। क्या सोचा था, क्या हो गया? उस बदमाश जमींदार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बिरजू दुखी मन से बूढ़ी अम्मा के घर लौट जाता है। बिरजू को रोता हुआ देखकर बूढ़ी अम्मा ने पूछती है, क्या हुआ बिरजू बेटा, तू रो क्यों रहा है? तू तो गिरधारी लाल जमींदार के पास अपने पैसे वापस लेने गया था। हाँ अम्मा, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। जमींदार गिरधारी लाल मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया है। पैसे मांगने पर उसने कहा कि मैंने तुम्हारे पहले कभी देखा ही नहीं, मुझे पैसे देकर कब गया था? तू पक्का कोई बहरूपिया है जो झूठा आरोप मुझ पर लगा रहा है और बदनाम कर रहा है। और ऊपर से उसने अपने नौकरों को बुलाकर मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। बिरजू की सारी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मायूस हो जाती है। बिरजू बेटा, मुझे माफ़ कर देना, यह सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही तुझे तेरे बचत के पैसे जमींदार गिरधारी लाल के पास रखने को कहा था, मुझे पता नहीं था गिरधारी लाल इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज स्वभाव का है। लोग तो इसकी ईमानदारी की गुड़ गाया करते थे। अम्मा, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे लिए अच्छा ही किया था, मगर होना जो था वही हुआ। भगवान को जो मंजूर होता वही होता। लेकिन बेटा, अब तू क्या करेगा? उस बेईमान जमींदार से अपने पैसे कैसे वापस लेगा? अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। बूढ़ी अम्मा और बिरजू आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अम्मा के बगल में रहने वाली लक्ष्मी नाम की औरत आती है। वह दोनों को उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ बिरजू भाई, आप आज अम्मा दोनों इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? अब आपको क्या बताऊं लक्ष्मी बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैंने कई साल पहले दिन रात मेहनत करके 1 लाख रुपए जमा किए थे और मैंने सेठ गिरधारी लाल को वो पैसे दे दिए थे। फिर बिरजू ने लक्ष्मी को सारी बात बताई और फिर
किस तरह जमींदार ने बिरजू को धोखा देकर उसके सारे पैसे ठग लिए। बेटा बेटी लोग कहते हैं जमींदार गिरधारी लाल बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। सही सोचकर मैंने बिरजू को उसके सारे पैसे उसके यहाँ रखने को कहा था और बिरजू भी मेरी बातों में आकर उसके पास पैसे रखने चला गया। अम्मा आप दोनों परेशान मत हुई, मेरे पास एक तरकीब है। अगर यह तरकीब काम कर गई तो बिरजू भाई उसके पैसे भी वापस मिल जाएंगे और जमींदार की अकल भी ठिकाने लग जाएगी। बूढ़ी अम्मा ने एक संदूक मांगती है। बूढ़ी अम्मा भी लक्ष्मी के कहे अनुसार एक पुराना संदूक लाकर उसके सामने रख देती है। बूढ़ी अम्मा से संदूक लेकर लक्ष्मी कहती है कि अब मैं और बिरजू भैया उस जमींदार के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। लक्ष्मी अपने सर पर संदूक रखकर बिरजू और अम्मा के साथ बेईमान जमींदार गिरधारी लाल के घर की तरफ चल देती है। जब जमींदार के घर की दूरी बहुत कम हो जाती है, लक्ष्मी अम्मा से कहती है, अम्मा आप यहीं रहकर हमारा इंतज़ार कीजिए। जब तक जमींदार बिरजू भैया के पैसे ना दे दे तब तक आप अंदर मत आइएगा। मैंने ही जमींदार बिरजू भैया के पैसे दे देगा। जब भैया अपने आप पास आ जाएंगे फिर थोड़ी देर के बाद अंदर आ जाना। मुझे कहना बहू मेरा बेटा व्यापार करके घर आ गया है और वह तुम्हें बुला रहा है, जल्दी चलो। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर लक्ष्मी और बिरजू दोनों जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर रुक जाते हैं और लक्ष्मी बिरजू से कहती है, भैया पहले मैं अंदर जाती हूँ, आप कुछ समय के बाद अंदर आ जाना। उसके बाद लक्ष्मी जमींदार के घर के अंदर पहुंच जाती है। जमींदार लक्ष्मी के पास इतने बड़े संदूक को देखकर सोचता है कि इस औरत के पास संदूक तो काफ़ी बड़ा है और अगर यह मुझे मिल जाए तो मेरी चांदी चांदी हो जाएगी। बहन आप यहाँ किस काम से आई हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा संदूक कहाँ से आया? उसने कहा, मैं चंदन व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर दराज के देश में व्यापार करने गए हैं, यह कहीं न कहीं दिनों में घर लौट कर नहीं आए, ना जाने वह कब आएंगे। और हमारे इलाके में चोरी की वारदात कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, आए दिन चोरी होती ही रहती है, इसलिए मैं रातों की चैन नींद नहीं सो पाई हूँ। मुझे हमेशा डर लगता है और इसी चिंता में रहती हूँ कहीं हमारा धन चोरी ना हो जाए। मैं संदूक आपके पास लाई हूँ, इस संदूक में हमारे जीवन की कमाई छिपी हुई है, आप इसे कृपया करके अपने पास रख लें और जब मेरे पति व्यापार करके घर वापस आएंगे तब मैं यह संदूक आपसे लेने आऊँगी। लक्ष्मी की बात सुनकर लालची गिरधारी लाल सोचने लगा। संदूक को देखकर लगता है कि संदूक में कम से कम 7-8 लाख रुपए का सामान तो होगा ही। मैंने सुना है कि चंदन व्यापारी बहुत ही अमीर आदमी है। फिर जमींदार लक्ष्मी से बोला, बहन तुमने बहुत अच्छा किया जो अपना धन मेरे पास ले आई। तुम्हारा धन मैं अपने पास बहुत ही संभाल कर रखूँगा। तुम विश्वास करो, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। जब कभी भी तुम अपना धन लेने मेरे घर आओगी तुम्हें तुम्हारा रुपया मिल जाएगा। भाई मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? मुझे मेरी दौलत सही सलामत वापस मिल जाएगी। बहन पूरे शहर में मेरी ईमानदारी की चर्चा है, पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे बुरा या बेईमान बता सके। जमींदार और लक्ष्मी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। बिरजू को देखकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है और फिर जमींदार सोचने लगता है कि आदमी बहुत सही समय पर आया है, इसकी ईमानदारी दिखाना यह बहुत ही बढ़िया मौका है। मैं इस आदमी को इसके 1 लाख रुपए लौटा दूंगा और इस औरत से इसका संदूक में ले लूँगा। इस औरत की इतनी बड़ी दौलत लेने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की कुर्बानी देनी होगी। मेरी बहन मैं विश्वास दिलवाता हूँ, इस पूरे शहर में मेरे घर में के अलावा कोई दूसरी और सुरक्षित जगह नहीं है जहाँ तुम अपना धन रख सको। तुम बिल्कुल ही मत घबराओ, तुम्हारी यह अमानत तुम्हारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अरे मेरे घर में तुम्हारे इस दौलत को कोई नहीं छू सकेगा। चोरी करने की बात तो छोड़ो, क्योंकि कोई भी चोर मेरे घर में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। यह कहते कहते जमींदार ने ऐसा ढोंग किया जैसे बिरजू पर उसकी नज़र भी अभी पड़ी हो। फिर वह बहुत खुश होकर बोला, अरे अभी तुम यहाँ देखो, इस आदमी ने पूरी जमा पूंजी मेरे पास रखी थी। सुबह ही यह अपनी जमा पूंजी लेने मेरे पास आया था, पर उस समय मुझे याद नहीं आया तो मैंने इसे चोर समझकर भगा दिया।
पर फिर जब मैंने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला तब कहीं जाकर मुझे इसका चेहरा याद आया। भाई, तुमने बहुत ही सही किया, तुम अपने रुपए वापस लेने चले आए, वरना मैं अभी अपने नौकर को तुम्हें बुलाने भेजने ही वाला था। इस आदमी को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यह बहुत दूर से इस शहर में काम करने आया है। यह बेचारा बहुत मेहनत से काम करता है। इसके शायद हमारे यहाँ भी काम किया है। इतने मेहनत करके यह पैसा कमाया। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? फिर तो किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं भी इस गरीब के पैसे दे देता हूँ। फिर क्या था। जमींदार बिरजू के पैसे लाने अपने तिजोरी में घर चले जाता है और बिरजू वहाँ रुक कर उसका इंतज़ार करने लगता है। फिर कुछ समय में जमींदार बिरजू के 1 लाख रुपए बिरजू को दे देता है। बिरजू तुरंत अपने पैसे लेकर जमींदार के घर चला जाता है। बिरजू को उसके पैसे लौटाने के बाद जमींदार लक्ष्मी से बोलता है, देखो बहन, मैंने इस गरीब आदमी के पैसे सही सलामत दे दिया। अब तो मेरी ईमानदारी पर विश्वास करो, लेकिन लोगों की दौलत मेरे पास एकदम सुरक्षित रहती है। जी बिल्कुल भाई, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। तो लाओ, मुझे अपना यह संदूक दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर की ओर चली जाओ। जमींदार लक्ष्मी से संदूक मांग ही रहा था कि तभी उतने में बूढ़ी अम्मा जमींदार के घर आ जाती है और लक्ष्मी से कहते, बहुत जल्दी चलो, मेरा बेटा व्यापार करके घर लौट आया है, वह तुम्हें बुला रहा है। यह तो बहुत अच्छी बात है और वह घर लौट आया। अब तो कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं भाई साहब, आपको भी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति अपने घर को खुद सुरक्षित रख लेंगे। फिर क्या था। लक्ष्मी ने संदूक उठाया और जमींदार के घर से चली गई और यह सब देखकर जमींदार को गुस्से में आग बबूला हो गया। गुस्से के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। जमींदार मन ही मन बहुत दुखी हुआ था और खुद को बुरा भला कहने लगा। गिरधारी लाल वह हाथ में आई दौलत लौटाकर वापस चली गई। इस कमबख्त चंदन व्यापारी को भी अभी आना था। थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। थोड़ी देर बाद आता तो उसका क्या बिगड़ जाता। नहीं, पर वह कमबख्त तो अभी ही आ गया। अगर वह थोड़ी देर बाद आता तो धन से भरा हुआ संदूक मेरा हो जाता। अगर संदूक मेरे हाथ लग जाता तो पैसे भी मेरी पूरी तिजोरी भर जाती। अब क्या करूं, अपनी फूटी किस्मत। पैसों से भरा संदूक भी नहीं मिला और 1 लाख रुपए भी चले गए।